कल हम लोगों ने देखा डिमांड पुल इन्फ्लेशन का फैक्टर गैप और कमोडिटी गैप के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट है कास्ट पुश इन्फ्लेशन। लागत जन्य स्फीति। ध्यान दो, कास्ट पुश इन्फ्लेशन निश्चित रूप से सप्लाई साइड से रिलेटेड, आपूर्ति पक्ष से रिलेटेड संबंधित। जो आपूर्ति है उसकी लागत क्या हो जाए? आपूर्ति की लागत कैसे बढ़ सकती है? एक तो जो ट्रेड यूनियंस हैं, बहुत सारे जो मजदूर संघ हैं और उन मजदूर संघों का दबाव होता है कि मजदूरी को बढ़ाई जाए। विकासशील देश में तो उतने सशक्त नहीं हैं जो लेबर यूनियंस हैं, और आपने भी देखा होगा कई बार कि जो आपने पढ़ा भी होगा इंडियन इकॉनमी में, खासतौर से कौन सा इंडस्ट्रियल रिलेशन, औद्योगिक संबंध, किसके बीच में? जो फर्म ओनर है, फैक्ट्री मालिक है वो, और दूसरा वर्कर, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट, जिससे बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल क्या बड़ा है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। उसमें कुछ कारण पढ़ा हुआ आपने कि कौन कौन से कारण होते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के, और दो तरह की घटनाएं होती हैं। कौन कौन सा? एक स्ट्राइक, दूसरा बोलो कुछ, तालाबंदी का नाम सुना है? लॉकआउट सुना है? पहली बार सुना है, सब पढ़ चुके हो, हमने ही डाला था क्योंकि मुझे पता है। दो चीजें जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल रिलेशन की हम बात करें, रिलेशन किसके बीच में? जो ओनर है, फैक्ट्री ओनर, और दूसरा जो लेबर, उन दोनों के बीच में इसको लेबर स्ट्रगल भी करते हैं, औद्योगिक संघर्ष भी करते हैं, या समानता इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, औद्योगिक विवाद। विवाद का जो मुख्य कारण होता है क्या होता है? मजदूरी को बढ़ाना, और कई मजदूरी के साथ और कई सारे लाउंसेज हैं, उनके लीव की ड्यूटी, कई सारे ऐसे होते हैं कि जिसकी डिमांड लेबर जो यूनियन है वो करता है कि ये हमको मिलना चाहिए। विकासशील देशों में तो कम, क्योंकि उतने सशक्त नहीं है ट्रेड यूनियन। यहाँ भी आपने फिल्मों में देखा होगा, मूवी बहुत बार देखा होगा कि पहले की मूवी आप देखो, और वही नहीं, बहुत सारे जो लीडर्स आए देश में, कहाँ से आए? तो ट्रेड यूनियन से आए, लेबर यूनियन के कहीं कहीं लीडर थे वो। उनके दिमाग में सोशलिस्टिक पैटर्न बहुत लंबे से बना। तो जो ट्रेड यूनियन है विकासशील देशों में, ट्रेड यूनियन बहुत सशक्त है, वो लगातार इस बात की मांग करता है कि मजदूरी क्या हो जाए? मजदूरी बढ़ेगी। लेकिन यदि मजदूरी बढ़ने के साथ बस मजदूरी की बढ़ाने की डिमांड करता है, लेकिन नहीं बढ़ाई जाती है तो उसके बहुत सारे तरीके, मैंने कहा डिस्प्यूट उत्पन्न होता है। तो मजबूर होकर के क्या करता है? जो ओनर है, फैक्ट्री ओनर, क्या करता है? मजदूरी को बढ़ाता है। कीमत सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा है, कहीं कहीं किसका रोल होता है? लागत, मजदूरी बढ़ती है तो लागत क्या होगी? लागत बढ़ेगी, और लागत के आधार कीमत क्या होगा? कीमत तय किया जाएगा। यानी यदि लागत, मजदूरी बढ़ने से लागत बढ़ रही है तो उससे उत्पादित वस्तु की कीमतें भी क्या होंगी? उत्पादित वस्तु की कीमतें भी।
जो भी कीमत में वृद्धि होगी वह कीमत में वृद्धि किस वजह से हुई? मजदूरी के बढ़ने से। इसलिए एक प्रकार का बात कर रहे हैं, वेज पुश इन्फ्लेशन। मजदूरी जन्य स्फीति। जरा विचार करो, यदि मान लो मजदूरी बढ़ रही है, वेज बढ़ रही है और उसी के साथ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी बढ़ रही है, ठीक है? मजदूरी बढ़ाई गई, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी बढ़ गई, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ गई। जैसे मजदूरी बढ़ेगी प्रोपोर्शन में, उसी प्रोपोर्शन में क्या बढ़ेगी? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ेगी। तो क्या कीमत वृद्धि होगी? क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? ये कहाँ से ट्रैफिक क्लास है? ट्रैफिक क्लास में लोग कहाँ सोचने लगे? प्रोडक्शन भी बढ़ गया। ये बढ़ने का मतलब क्या हुआ? जो प्रोडक्शन है वही बढ़ गया, तो जो कास्ट आगे क्या हो जाएगा? कास्ट नहीं बढ़ेगा। कास्ट कहाँ बढ़ेगी? मजदूरी बढ़ाया जा रहा है तो मजदूर क्या करे? जितना उत्पादन करता था उससे अधिक उत्पादन भी करने लगे, लागत कहाँ पे? नई बात समझ में नहीं है, अभी नहीं। मान लो 10 रुपया मजदूरी दी जाती थी और 10 रुपये के बराबर उत्पादन भी करता, मजदूरी हो जाए 15, अब 15 रुपये के बराबर उत्पादन भी करना है, कीमत लागत में परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि वेज बढ़ने के साथ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की प्रोडक्टिविटी वही बढ़ती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि वेज बढ़ने के साथ जितनी तेजी से वेज बढ़ रहा है, मजदूरी बढ़ रही है, उसकी तुलना में जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो क्या हो? कम हो, इतनी वृद्धि न हो। तो लागत क्या होगी? इसमें लागत बढ़ जाएगी, इसका परिणाम क्या होगा? जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा यदि ऐसा है तो। क्यों? क्योंकि मजदूरी तो बढ़ गई लेकिन लागत नहीं बढ़ी। इसीलिए तब मैंने कई बार मैंने पहले भी यूज किया था। देखो कई बार इफिशिएंसी बेस की बात करते हैं, इफिशिएंसी बेस। जैसे आप देखो यहाँ इंडिया में जो भी लोग वेज मिलती है और डेवलप्ड नेशन में क्या वेज मिलती है? कम मिलती है, अधिक? बहुत कम मिलती है, वेज बहुत मिलती है। और यहाँ क्या मिलती है? कम। प्राइवेट सेक्टर में भी वेज बहुत अच्छा मिलता है, अच्छा पैकेज मिलता है, पैकेज मिलता है। लेकिन जरा विचार करो, जो प्रोडक्टिविटी को जरा रिलेट करो उससे, प्रोडक्टिविटी को रिलेट। और तब देखो मजदूरी कहाँ यहाँ इंडिया में मिलती है कि बाहर मिलती है? जितना काम करके यहाँ पर इंडिया में डेवलपमेंट करके जो मजदूरी मिल रही है, जितना काम करके उनका प्रोडक्टिविटी है उस हिसाब में मजदूरी मिल रही है। और डेवलप्ड नेशन में जो उनकी प्रोडक्टिविटी है उस पर जो मजदूरी मिलेगा तो क्या मिलेगा? यहाँ अधिक मिलेगा। नहीं समझ पाते? वहां प्रोडक्टिविटी क्या होगी? अधिक। प्राइवेट सेक्टर में पैकेज मिल रहा है तो क्या लग रहा है? कम काम कर रहा है, उसको काम में साइन मिलेगा। इतना काम आपको कंप्लीट करना है, वो टाइम फ्रेम मिलेगा, इतने टाइम के काम को कंप्लीट कर देना। एक टारगेट दिया है, उस टारगेट को कंप्लीट करो विद इन टाइम। तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी? इसमें अधिक हो गई ना, काम के बदले मिल रहा है। यहाँ जो काम वो कम है, काम के आधार पर मजदूरी देते हैं वो क्या है? अधिक है।
बाहर जो काम कर रहे हैं उनकी सापेक्ष जो मजदूरी है कि कंपनी स्टडी करने क्या मिलेगा आपको, कम मिलेगा। तो बात मॉनेटरी वेज की नहीं बल्कि ये इफिशिएंसी वेज की करें। कौन सी वेज? इफिशिएंसी वेज। करियर में शायद तुम लोगों ने पढ़ा होगा जब उसको पढ़ा जाता है चॉइस ऑफ टेक्निक। चॉइस ऑफ टेक्निक में कौन सा टेक्निक यूज किया जाए, लेवल इंटेंसिटी टेक्निक यूज करना चाहिए कि कैपिटल इंटेंसिटी टेक्निक यूज करना चाहिए, डेवलपिंग नेशन में क्या यूज होता है, डेवलप्ड नेशंस में क्या यूज होता है, क्यों होता है, उसमें किसी की चर्चा और बहुत ही बेहतर तरीके से किया है जो खिलवाड़ की किताब थी बड़े अच्छे से किया। ये डेवलपमेंट की बुक है, डेवलपमेंट का डेवलपमेंट ऊपर है किसी ने देखा था उसको, यूपी खिलवाड़ पढ़ा है तो पढ़े यूपी खिलवाड़ है झींगे यूपी खिलवाड़ देखा ही नहीं। चलो भी दिखा रहे कैसे दिखा यूपी खिलवाड़ की बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट, उससे बढ़िया इंडिया है। डेवलपमेंट थ्योरी है, डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट क्या है उसको बहुत अच्छे तरीके से चॉइस ऑफ टेक्निक क्या है, सब चीज़ें उसमें इफिशिएंसी वेज की चर्चा किया है। तो कहने का एक आशय है कि वेज को हम किससे रिलेट करेंगे, इनके प्रोडक्टिविटी। ये प्रोडक्टिविटी के सापेक्ष जो वेज है वो तेजी से बढ़ रहा है, लेबर यूनियन के प्रेशर में, जो मजदूर संघ है उनके दबाव में, जो ट्रेड यूनियन देश में भी 10-12 नेशनल लेवल के ट्रेड यूनियन हैं। ये मैंने खुद आपकी मीटिंग में आपको दिया है, आपको बताया मजदूर संघ। अभी देखो रेलवे का अक्सर आता रहता है, क्या है यूनियन है रेलवे, अक्सर उनका होता है कंपनी बढ़ाया जाए बात डिमांड। तो मजदूरी यदि बढ़ रही है, जिस दर से मजदूरी बढ़ रही है उसके सापेक्ष यदि श्रम की उत्पादकता में कम वृद्धि हो रही है तो ऐसे इसकी लागत क्या होगी, और लागत जब बढ़ेगी फिर कीमत क्या होगी, ठीक है। तो एक क्रम चला, कौन सा, मजदूरी और लागत का एक क्रम चला, इनके बीच एक चक्र शुरू हो जाता है, किसका, मजदूरी और लागत चक्र एक शुरू हो जाता है। मजदूरी बढ़ेगी, लागत, मजदूरी बढ़ेगी और लागत का आधार पर कीमत हो रहा है, फिर क्या होगी, कीमत भी बढ़ेगी। एक इन्फ्लेशन इस बात को समझ में आ रही है। दूसरी बात कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें इसका रोल है मध्यम पंक्ति ऑफ लेबर। इकॉनमी में एक चक्र शुरू जाता है मजदूरी और लागत का, वेज कास्ट साइकिल एक शुरू होती है, और जैसे वेज बढ़ता है ट्रेड यूनियन के दबाव में वेज बढ़ा और वो लागत को बढ़ा दिया, और लागत बढ़ने के साथ कीमत बढ़ी। लोगों का जो जीवन स्तर है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, फिर क्या होगा, प्राइस बढ़ने से वो प्रभावित होगा, क्योंकि जीवन निर्वाह का जो इंडेक्स है वो प्रभावित हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, कीमत बढ़ गई तो फिर महसूस करेगा ट्रेड यूनियन कि रियल रेट हमारा क्या होगा, मजदूरी बढ़ी और फिर कीमत भी बढ़ गई, तो जो उनका वेट है क्या हो गया, रियल वेज, यानी जो परचेजिंग पावर है, क्रय क्षमता जो उनके मजदूरी की क्या हो गई, कम हो गई। फिर क्या करेगा, फिर वो लेबर यूनियन डिमांड करता है कि हमारा परचेजिंग पावर कम हो गया इसलिए मजदूरी बढ़ी, या बहुत सारे क्लब्स हैं। अभी देखो ध्यान, डीए का नाम सुना है, डीए, अब तो ट्रेड यूनियन
न करे डिमांड ऐसा, सरकार पहले ही कर दिए घोषणा कि हम हर 6 महीने पर क्या करेंगे, महंगाई भत्ता देंगे। उसका डियरनेस अलाउंस से नाम ना, ये क्या नाम है, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। महंगाई मतलब क्या, कीमत में जो वृद्धि हो रही है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, क्षतिपूर्ति देते रहेंगे, कंपनसेट करते रहेंगे। आपकी इनकम को क्या करेंगे, कंपनसेट। बात समझ में आ रही है? सरकार ऐसा नहीं करती तो फिर क्या करते, तो क्या करता है, लेबर यूनियन अपना डिमांड करता है कि कंपनसेट। क्यों? क्योंकि कीमत बढ़ने से फिर क्या होता है, जो उनका जीवन निर्वाह का सूचकांक है वो प्रभावित होता है, इसलिए उसकी डिमांड करते हैं। इसको क्या कंपनसेट करते हैं, कैसे, वेज को बढ़ाते हैं। और वेज बढ़ेगा तो क्या होगा, फिर जो है फिर लागत बढ़ जाएगी, लागत बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी। ये जो क्रम है, चक्र जो चला किसका, मजदूरी और लागत का चक्र शुरू, एक चक्र शुरू और चलता है। इसे लागत जन्य स्थिति उत्पन्न। इसके साथ ही साथ एक और बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो कैसी हैं, इंटरडिपेंडेंस इंडस्ट्री, एक दूसरे पर निर्भर उद्योग। उद्योग क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर, और यही नहीं जरूरी भी होता है। आपने ये डेवलपमेंट के लिए जरूरी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ऐसे उद्योगों की स्थापना करनी भी होती है जो कैसे हों, इंटरडिपेंडेंस। आपने कहीं पढ़ा इंटरडिपेंडेंस इंडस्ट्री से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा? विकास के लिए, विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए इंटरडिपेंडेंस इंडस्ट्री स्थापित करनी चाहिए, एक दूसरे पर निर्भर। कहाँ पढ़ा? अरे डेवलपमेंट थियरी में पढ़ा, बिग पुश थियरी में पढ़ा, बड़े धक्के का सिद्धांत। कैसे उद्योग एक साथ खोले जाए जो दूसरे पर निर्भर। क्यों ऐसी बात की गई है, ऐसा इसलिए कहा गया है कि उन लोगों ने पढ़ा होगा लिंकेज इफेक्ट, पढ़ा है ना, अनुलंब अनुबंध प्रभाव, लिंकेज, टोटल लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज इफेक्ट, बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट, उसको दोनों को मिला के बोलते हैं टोटल। अपने देश में ये तो चल नहीं रहा है, इसलिए हम बात कर सकते हैं कुछ इसकी तरह दूसरी चीज। अपने देश में सबसे पहले कौन से उद्योग, कपड़े का पहले उद्योग, अरे अभी मेला बन रहा, सामने पार्क बन रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, ये सारे बने स्वतंत्रता पार्क इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया को सेकंड फैक्टर प्लान का हमारा, फर्स्ट फैक्टर प्लान हमारा इंडस्ट्रियल प्लान, सेकंड फैक्टर प्लान में क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया को शुरू लगा के कच्चे में करने की उसका नहीं है, बहुत तेज हो रहा है, अच्छा हुआ, सब कुछ अनुकूल कीजिए। तो सेकंड फैक्टर प्लान को क्या किया, इंडस्ट्रियल प्रक्रिया को कौन सी इंडस्ट्री से पहले, नाम बताओ। अरे इस्पात के कारखाने, 3 बड़े कारखाने देश में लगाए, तुम लोग एकदम बंद, दिमाग बंद के बैठेगा, सोचे हम बोलेंगे नहीं आज, एकदम बंद रखेंगे। ये सब खाना है, इस्पात के कारखाने क्यों खोले गए? ऐसी सरकार मन रहा है इस्पात कारखाने खोल दो, उसका इकोनॉमिक्स है, बाकी सब इंडस्ट्रीज को सब फ्यूल प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? फ्यूल प्रोवाइड, फ्यूल नहीं इस्पात फ्यूल नहीं प्रोवाइड। छत है, सीढ़ी होता था, हम चल जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे नहीं कहीं एज इंस्टीट्यूट होता है, इंटरमीडिएट इंडस्ट्री, मध्यवर्ती उद्योग, समझ गए? और मध्यवर्ती जितने उद्योग होते हैं जो इंटरमीडिएट गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, उसमें लिंकेज इफेक्ट होगा, बैकवर्ड भी होगा और फॉरवर्ड भी होगा। इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज में सबसे अधिक लिंकेज होता है, यानी उद्योगों को आगे जाने का एक अवसर होता है। एक्सटर्नलिटी जो
एक्सटेंटिव बहुत है। पीछे के उद्योगों के लिए भी होगा, आगे के उद्योगों, पीछे के उद्योगों को लिए लाभ पहुंचाता है, उनके कार्य प्रस्तुत कर रहा है, आगे के उद्योग जो उसके उत्पाद क्या हो रहा है, जिनको दूसरे इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे हैं। इस्पात का जो कारखाना क्या बनता है, कोई जो निर्माण वस्त्र बनता है, उसी इस्पात को लेकर क्या हो गया, दूसरी इंडस्ट्री में वस्तुएं बनती है। बात समझ में आ रही है? उस इंडस्ट्री का जो आउटपुट है, दूसरी इंडस्ट्री क्या है, इनपुट है। ऐसे उद्योग जो किसी इंडस्ट्री के उत्पाद को इनपुट यूज करें और अपना जो आउटपुट है उसको दूसरे इंडस्ट्री को इनपुट दें, बीच के हो गए ना, इंटरमीडिएट। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स का कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जो होती है, इसीलिए आवश्यकता क्यों है, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस का जो लाभ है वो मिले। औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेज, इसका इस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। जब उद्योग क्या होंगे, इंटरडिपेंडेंस होंगे, एक दूसरे पर निर्भर उद्योग होंगे। तो मान लो एक इंडस्ट्री का जो वर्कर है, एक इंडस्ट्री का वर्कर, उसने क्या किया, उसने डिमांड किया वेज को बढ़ाने का, ट्रेड यूनियन में वेज बढ़ा दी गई, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी उसकी कीमत क्या होगी, बढ़ जाए, उस इंडस्ट्री की आउटपुट की कीमत बढ़ेगी। और उस इंडस्ट्री का यदि आउटपुट का, उस इंडस्ट्री का आउटपुट दूसरे इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, एज इनपुट यूज हो रहा है, तो उसकी इनपुट कास्ट क्या होगी, रॉ मटेरियल की जो कास्ट क्या हो गई, उसको रॉ मटेरियल कास्ट पर उसकी कास्ट क्या हो गया, और उसी का कीमत क्या होगी। बात समझ में आई? तो जो इंटरडिपेंडेंस इंडस्ट्री एक दूसरे पर निर्भर तो क्या होते हैं, एक जगह जो शुरू हुआ कीमत की, उस कीमत का दिखेगा और समग्र अर्थव्यवस्था पर पूरे अर्थव्यवस्था सामान्य कीमत स्तर और कीमत स्तर जो क्या होगा वो बोलो। तो एक इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जो सप्लायर है, जो मार्केट है, वो मार्केट किस तरह है। यदि मार्केट जो रियल मार्केट होता है, रियल मार्केट कैसा होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है रियल मार्केट, क्यों परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट जो हुआ गाय हुई बहुत दुबारा मुझे मौका मिला है। रियल मार्केट कैसा होता है, आइडियल मार्केट क्या पूर्ण प्रतियोगिता कैसा, आइडियल मार्केट आदर्श बाजार, वास्तव में ऐसा होता लोग करते नहीं लगता है। मार्केट कैसा होगा, यदि मान लो ओलिगोपोली की स्थिति है, मोनोपोली की स्थिति है, ओलिगोपोली मोनोपोली की स्थिति जो रियल मार्केट मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो डिग्री ऑफ मोनोपोली, डिग्री ऑफ मोनोपोली क्या पड़े, डिग्री ऑफ मोनोपोली जितना ही अधिक होगा उतना ही कीमत को तय करने का अधिकार होगा। मार्केट को कीमत को तय तो पढ़ेगा। डिग्री ऑफ मोनोपोली के आधार पर यदि हम देखें तो प्रॉफिट को डिग्री ऑफ मोनोपोली अधिक होती है तो प्रोड्यूसर क्या करता है, अपने उत्पाद को प्रॉफिट में एक्सपेंड करने के लिए क्या तरीका होता है, प्राइस को बढ़ाना चाहता है, किसके लिए, लाभ। उसके दिमाग में क्या था, लाभ चलता, लाभ हमको प्राप्त करना है, और लाभ प्राप्त करने का तरीका क्या है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो कीमत वो तय कर रहा है, मार्केट फोर्सेस नहीं होता है, कीमत तय होगा, क्योंकि डिग्री ऑफ मोनोपोली उसमें अधिक है, कीमत को इसीलिए देखो तुम लोगों ने पढ़ा, मोनोपोली के केस में पढ़ा था, मोनोपोली के केस में क्या करता है, एक तरीका अपनाता है अपना, वो कौन सा तरीका,
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू प्राइस मैक्सिमाइजेशन, यानी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। यदि लागत बढ़ रही है तो कीमत बढ़ाएगा, तो लागत बढ़ रही है कीमत बढ़ाएगा, उसके दिमाग में क्या रहता है? इसी के आड़ में क्योंकि लागतें बढ़ रही हैं, मजदूरी बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है, तो हम क्या करें? अपने प्रॉफिट को उसमें जोड़ देता है, जोड़ करके कीमत क्या करते हैं? उससे बहुत ज़्यादा कीमत को बढ़ाते हैं। कब? इम्परफेक्ट कंपनी मार्केट, डिग्री ऑफ मोनोपोली पर डिपेंड करता है, कितना बड़ा पाने का हो सकता होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मोनोपोलिस्ट जो है वो हमेशा प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, यदि मोनोपोलिस्ट की बात करें, ओलिगोपोली को छोड़ दें, खाली मोनोपोली की बात, इसमें डिग्री ऑफ मोनोपोली बहुत जरूरत है। तो क्या हमेशा कीमत को बढ़ाने के लिए, लाभ को बढ़ाने के लिए कीमत को बढ़ाता है? जैसे ये पढ़े हो ना कि वहाँ कीमत कहाँ तय करता हूँ, जहाँ इलास्टिक कितनी होती है, कुछ नहीं पढ़ा, इतना माइक्रो, इतना डायग्राम पढ़ा, ये डायग्राम, वो डायग्राम, इतना बड़ा डायग्राम, हम तो बोल नहीं कर बोल हो गया। हमेशा कीमत को बढ़ा करके, यही चलिए कीमत को बढ़ा करके वो लाभ को बढ़ाना चाहता है, हैं? बोल क्यों नहीं रहे? सेल्स ग्रुप मैक्सिमाइज करना कहाँ पर, क्यों कीमत को बढ़ाना चाहता है? सेल्स को बढ़ा करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना कहाँ? ये डिपेंड करता है कि आपकी डिमांड क्या है, उस प्रोडक्ट उत्पाद तैयार हो रहा है, उसकी मांग क्लोज के किसके ऊपर? यदि मांग क्लोज अधिक है तो क्या करेगा? सेल्स में। यदि मांग क्लोज कम है, प्राइस को लाभ क्या उसी बड़ा हुआ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो अलग अलग बाजार में के उत्पाद जो बाजार कीमत पर बेचता है, जहाँ हाईली इलास्टिक होता है डिमांड, वहाँ कीमत क्या करता है? कम रखता है। जहाँ कम इलास्टिक होता है वहाँ कीमत पहले फिर दिमाग में आपका जो घर में ज़्यादा लग जाता है, वैसे साफ कर रहा है ताकि पुरानी चीज़ें आप बात समझ में आएगी। तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कीमत क्या करता है? कीमत को बढ़ाता है। लेकिन कीमत को, लाभ को प्राप्त करने के लिए कीमत को समानता बढ़ा दिया जाए, जैसा भी मैंने कहा, क्या हर परिस्थिति में संभव है? इसीलिए जो लागत जन्य स्फीति है, लागत जन्य स्फीति, कास्ट पुश इन्फ्लेशन, उसमें प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन को बहुत महत्व है। बात समझ में आ रही है? दो चीजें हैं, देखो अब कास्ट पुश इन्फ्लेशन में हमने दो बातें कही। एक हमने कहा, कौन सा कहा? प्रॉफिट पुश, यानी लाभ जन्य स्फीति। यही मैंने एक और जोड़ी, इसमें किसका रोल था? एक रोल है जो इन्फ्लेशन का, जो वेज उस इन्फ्लेशन का एक रोल क्या था? एक रोल था यहाँ पर, किसका रोल था? ट्रेड यूनियन का। ठीक है, ये कास्ट पुश जो हो रहा है उसकी किसका कारण है? कौन सा कारण है? इंटरडिपेंडेंसी।
इंडस्ट्रीज। जो इंटरडिपेंडेंस इंडस्ट्रीज है, एक दूसरे पर निर्भर उद्योग, यानी एक इंडस्ट्री का जो आउटपुट है, इंडस्ट्री ए का जो आउटपुट है वो क्या हो रहा है एज ए इनपुट, क्या हो रहा है बी इंडस्ट्री। ए का आउटपुट एज ए इनपुट बी इंडस्ट्री में यूज हो, ऐसे बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस इंडस्ट्री। तो यदि यहां पर इस इंडस्ट्रीज में वेज कुछ इन्फ्लेशन उत्पन्न हो रहा है ये में, उसका प्रभाव क्या होगा बी पर। बात समझ में आ रही है? समानता ये देखा जाता है, इसीलिए ऐसी स्थिति में जब एक दूसरे पर निर्भर उद्योग होते हैं किसी काम में, निर्भरता जितना ही अधिक होगी उतना ही मजदूरी जन्य स्फीति पूरी अर्थव्यवस्था में समग्र वस्तुओं के कीमत स्तर को बढ़ाए, पूरी अर्थव्यवस्था को। ठीक है, इस तरह से लागत जन्य स्फीति की स्थिति है। बातें कुछ समझ में आ गई? अब इसको एक छोटा सा डायग्राम है, उसको आप समझ सकते हो। ध्यान रखें, जब भी वेज कुछ इन्फ्लेशन होगा या कास्ट कुछ इन्फ्लेशन होगा, हमने कहा क्या कहा, इसका संबंध किससे, मुख्य रूप से किससे संबंध है? पूर्ति पद से। इसका संबंध ध्यान रखिएगा हमेशा, शुरू में बताया डिमांड टू इन्फ्लेशन का संबंध किससे, डिमांड से, डिमांड साइड से, और कास्ट इन्फ्लेशन का संबंध किससे है, सप्लाई। एक छोटा सा डायग्राम है, इसको समझ। इनकम YF ये सप्लाई कर्व है, जो ये पॉइंट तक क्या इलास्टिक है, ये पॉइंट के बाद परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा। YF क्या है, मूल रोजगार पर आय का स्तर या उत्पादन का स्तर, जो लिखना चाहो। LM कर्व, ब्याज की दर, आर, कीमत स्तर,
ये डिमांड कर कुछ इस प्रकार का है। डिमांड कर और इलास्टिक हो, ठीक है, तो कीमत में चेंज कुछ और दिखेगा हमको। यदि लागत जन स्फीति है यह समान हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा ऊपर की ओर। इसके अनुसार ये पॉइंट बी हो गया, उत्पादन का स्तर घट जाएगा, y1 हो जाएगा, कीमत स्तर बढ़ जाएगी, P बड़े हो जाएगा, P1। ऐसी स्थिति में क्योंकि उत्पादन का स्तर घटकर y1 हो गया yf से, LM जैसे कीमत बढ़ेगी, मुद्रा आपूर्ति का वास्तविक मूल्य क्या हो जाएगा? कीमत स्तर बढ़ेगा, मुद्रा के पूर्ति का वास्तविक मूल्य क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो LM किधर शिफ्ट करेगा? बाएं की ओर शिफ्ट कर जाएगा। आप शिफ्ट करा दीजिए। LM1 लागत निश्चित के कारण जब उत्पादन भी कम हो जाता है और उत्पादन का नहीं हो सकता है, कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़ने का प्रभाव ये पड़ेगा कि मुद्रा आपूर्ति का जो वास्तविक मूल्य वो घट जाएगा, परिणाम स्वरूप LM वक्र बाएं ओर शिफ्ट हो गया, LM से LM हो गया। इसी के साथ ही साथ चूंकि कीमत बढ़ने से कीमत जब बढ़ेगी तो मांग भी क्या होगी, लोगों की प्रत्येक भाव क्या हो जाएगा, तो मांग पर भी प्रभाव पड़ेगा। मांग क्या होगी, कम होगी, और जब मांग कम होगी इकोनॉमी में डिमांड कम हो जाएगी, तो IS को किधर शिफ्ट होगा, बाएं ओर शिफ्ट हो जाएगा। वैसे ये बातें जो बोल रहे हैं उसको लिखना है आप, IS1 और एक नया संतुलन बिंदु हमको मिला, लिखा E1, व्यास का स्तर बढ़कर हो जाएगा R। ये लागत जन स्फीति का डायग्राम है, कास्ट टू संख्या डायग्राम। इसी को कुछ जानना बताओ।